हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक आईपीएस ऑफिसर की है जिन्होंने अपनी जुबानी खुद ही बताई थी इस कहानी को। कैसे एक बुजुर्ग महिला जो बहुत निराश हो गई थी, उन्होंने उसकी हेल्प की थी। ये कहानी एटा की है और कहानी को पूरी सुनिएगा। आपको जैसे लोग कहते हैं ना कि वालों के दिल नहीं होते हैं, तो ये उसमें एक अलग मिसाल है इस कहानी में जो उन्होंने खुद अपनी जुबानी से सुनाई थी एक आईपीएस ऑफिसर ने। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ मोहम्मद साकिब जी का, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी सारी वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा था मैम आप हमारी वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा। तो मोहम्मद साकिब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी एक आईपीएस ऑफिसर की है जिन्होंने अपनी जुबानी इस कहानी को सुनाया था और मैंने भी वहाँ से सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने चैनल पर इस कहानी को बताना चाहिए था। उन आईपीएस ऑफिसर का नाम था संतोष कुमार सिंह, जो कि पहली पोस्टिंग की बात है, इनकी पहली पोस्टिंग एटा में हुई थी। एटा में इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। वहाँ की ये कहानी है जिसको इन्होंने कि ऑफिशियल तरीके से तो लोगों ने नहीं इसकी जांच की, लेकिन इनके दिल ने जो कहा उस पे किया और कहानी की तह तक गए। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि एक बुजुर्ग महिला होती है, करीब 70 से 75 साल की होती है। वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आती है कि मेरे बेटे का मर्डर हो गया है और उसको ढूंढो, मेरा बेटा मर चुका है। और उसमें 2-3 गवाहों के भी नाम होते हैं। थाने में रिपोर्ट लिखाती है। रिपोर्ट जब लिखी जाती है तो थाने से लोग जाते हैं, थोड़ी सी तहकीकात वगैरह करते हैं। तो आने के बाद जो रिपोर्ट लगाई जाती है वो ये होती है कि ये सब झूठी अफवाह है। एक मर्डर के केस में इन बूढ़ी महिला के बच्चों का नाम था, इसलिए वो उनको बचाने के लिए कि इस तरह की कहानी सुना रही है कि मेरे बच्चों का मर्डर हो चुका है, ताकि वो उस मर्डर के केस से बच जाए। थाने में रिपोर्ट लगती है, लेकिन महिला जो होती है, बुजुर्ग जो होती है, 70 से 75 साल की जो होती हैं, उनको ये लगता है कि मेरा बेटा मर चुका है, मेरे बेटे का मर्डर हो चुका है। कोई उनकी बात को नहीं सुनता है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होते हैं उनके पास कोई गवाह नहीं होता है। एक बार फिर से वो क्या करती हैं कि यही आप आईपीएस ऑफिसर संतोष कुमार सिंह जी के पास जाती हैं और बोलती हैं कि 3 गवाहों के नाम उसमें नीचे लिखे होते हैं और बोलती हैं ये 3 गवाह हैं और अपना प्रार्थना पत्र इनको देती हैं। वो प्रार्थना पत्र जब पढ़ते हैं तो उनको बुजुर्ग महिला जो होती हैं उनको गाड़ी में बिठाते हैं और करीब वहाँ से 22 किलोमीटर दूर जाते हैं उन गवाहों के पास जो नाम उन्होंने उन बुजुर्ग महिला ने लिखा हुआ था अपने गवाहों में के नाम में। उनके पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। जब वहाँ जाकर के पूछताछ करते हैं तो पहले गवाह के घर जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने कुछ होते हुए नहीं देखा है, लेकिन हाँ इन्होंने मुझसे कहा कि तुम गवाह बन जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप गवाह बना लो मुझे। रिश्तेदारी का मामला था तो मैं गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। दूसरे गवाह के पास जब जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मैंने कुछ देखा नहीं है, माताजी ने मुझसे कहा कि आप गवाह बन जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे गवाह बना लो। तीसरा गवाह जो होता है वो भी यही बात कहता है। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं संतोष कुमार सिंह जी, वो जब तीनों गवाहों की बात सुनते हैं तो उनको भी यकीन हो जाता है कि ये जो बुजुर्ग महिला है ये झूठ बोल रही है और अपने बच्चों को बचाने के लिए झूठी कहानी रच रही है कि मेरे बच्चों का मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है मेरे बच्चों का, और इनकी कहानी में कोई दम नहीं है। ये भी अपने काम में लग जाते हैं। उधर बुजुर्ग महिला जो होती हैं उनको विश्वास होता है कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। वो रोज आकर के जो आईपीएस संतोष कुमार सिंह जी जो थे, उनके घर का जो आवास उनका होता है, सरकारी आवास जो होता है, उनके घर के पास आकर रोज बैठते थे। और उनके संतोष कुमार सिंह जी के आवास से वो महिला जहाँ से आती थी उसके बीच की दूरी थी 65 किलोमीटर, जो कि जलेसर के पास है, एटा जिले में। वहां से वो महिला रोज 7:30 बजे उनके आवास पर आ जाती थी, 65 किलोमीटर का सफर तय करके। वहाँ जो उनके होते थे हेल्पर वगैरह, वो उनको चाय वगैरह पिला देते थे और जब ये 9 साढ़े 9 बजे अपनी ड्यूटी पर निकलते थे तो ये भी उनको थोड़ी तसल्ली देते कि माता जी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ होता है तो हम आपको बताते हैं। ऐसा करते करते दिन बीतता गया। ऐसे वो रोज 7:30 बजे उनका नियम था वो 7:30 बजे रोज आ जाती थी। और जब ये आईपीएस ऑफिसर संतोष कुमार सिंह जी जब निकलते थे तो उनको थोड़ा आश्वासन देते थे और बोलते थे कि माता जी मैं जो है देख रहा हूँ, कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करते करते 17 दिन बीत गए। 17वें दिन जब ये आईपीएस ऑफिसर निकल रहे थे तो उनके दिल ने कहा कि कुछ तो बात है, क्योंकि अगर झूठा होता मामला ये, अगर
ये महिला झूठ बोल रही होती, बुजुर्ग महिला झूठ बोल रही होती। तो ये इतने दिनों से आ करके लगातार इस तरह से आ करके और रोती नहीं, और सुबह 7:30 बजे 65 किलोमीटर दूर से आकर के रोज यहाँ नहीं बैठती। उस दिन उनकी अंतरात्मा ने कहा कि शायद कुछ बात है और इनसे बात की जाए। उस दिन पहली बार तो नहीं, उस दिन उनका मन कहा तो संतोष कुमार सिंह जो थे, वो उनके पास बैठे और बोले, माता जी बताइए आपकी क्या बात है, पूरी बात बताइए आप उनको। तो उन्होंने बताया कि बेटा वो एटा की कचहरी में आए हुए थे मेरे बच्चे, आज से करीब 1.5-2 महीने पहले की बात है। उसके बाद वो घर नहीं आए, क्योंकि वो उनके ऊपर पहले से मर्डर का केस लगा हुआ था, तो उस केस के चक्कर में वो उनको तारीख पे आना पड़ता था। वो तारीख पे आए हुए थे और तारीख के बाद वो घर नहीं आए। मैंने सोचा वो दिल्ली चले गए, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, गरीब थे, मजदूरी वगैरह करते थे दिल्ली में, तो मुझे लगा वो दिल्ली चले गए। जब 1 महीना बीत गया और वो बच्चे मेरे घर नहीं आए, तो फिर मैं दिल्ली गई, तो वहां भी जाकर के पता चला कि वो तो उस दिन से ही नहीं आए। मुझे कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि मेरे बच्चों का कत्ल हो चुका है, मेरे बच्चों को मार दिया गया है। तो जो संतोष कुमार सिंह जी जो थे, वो बोले महिला से कि आप चलिए और थाने में एफआईआर करिए। पहले के टाइम, आज से काफी टाइम पहले की बात है ये, तो एफआईआर लिखवाई गई। एफआईआर भी पहले लोग बहुत सोर्स वगैरह से होती थी, तो टाइम चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम एफआईआर भी जल्दी नहीं लिखी जाती थी अगर आदमी कुछ पावर नहीं रखता है तो। चूंकि इन्होंने कहा हुआ था तो वहाँ एफआईआर लिखी गई, और थाने वाले भी जो थे उन्होंने सोचा कि इन्होंने एफआईआर लिखी तो खुद ही ये जांच करेंगे उस मामले की और उस तह तक पहुंचेंगे, हम लोग को उसे क्या लेना देना है। एफआईआर लिखने के दूसरे दिन या तीसरे दिन 5 लोगों के नाम उस एफआईआर में लिखाए जाते हैं। उस 5 लोगों में से एक व्यक्ति आके अपने आप का सरेंडर कर देता है, हाजिर हो जाता है। जब वो एक व्यक्ति हाजिर हो जाता है, तो जो ये आईपीएस ऑफिसर थे उनको ये लगता है कि मामले में जरूर कुछ बात है, नहीं तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा कुछ नहीं होता वो सरेंडर क्यों होता। अब इनका पूरा फोकस था कि उस व्यक्ति को रिमांड पर लेकर के और उससे पूछताछ की जाए, तभी मामले की तह तक जाया जा सकता है। इन्होंने दरख्वास्त लगाई, और लेकिन जो सरकारी वकील थे, इनकी तरफ से सरकारी वकील लड़ रहे थे, अपोजिट पार्टी की तरफ से प्राइवेट वकील थे जो ज़्यादा तेज तर्रार थे, सरकारी वकील नहीं लड़ पाए। फिर ये पर्सनली जाकर के जज साहब से मिले कि जज साहब इसमें कुछ तो ऐसा है, और मैं इस बुजुर्ग महिला की मदद कर देना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इस केस में कुछ ऐसा है, क्योंकि ऐसे ही कोई आकर के सरेंडर नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप प्राइवेट वकील करिए, क्योंकि सरकारी वकील जो हैं वो मामले को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। उस समय इनकी भी पहली पोस्टिंग हुई थी एटा जिले में, और महिला भी गरीब थी, पैसे भी नहीं थे कि प्राइवेट वकील करके उनका फीस दिया जा सके। तो इन्होंने एक वहाँ के प्राइवेट वकील से बात की, और वो कहते हैं कि मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिना फीस के और उस केस की पैरवी करना शुरू कर दी। जब कुछ ही घंटे के बाद जब वो तारीख आई, मतलब उन्होंने केस की पैरवी की, तो उस व्यक्ति को इनको रिमांड पे लेने का मौका मिल गया, और रिमांड पे लेते ही उन्होंने जब उससे पूछताछ की, थोड़ा सख्ती से पूछताछ की, तो उसने ये गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही मारा है, और चलो मैं बताता हूँ कि डेड बॉडी कहाँ है। एक ट्यूबवेल के पास वो लेकर गया, ट्यूबवेल से करीब 500 मीटर की दूरी पर। उसने बताया कि यहाँ पर मैंने बॉडी गाड़ी हुई है। जब वहाँ खुदाई की जाती है तो बॉडी निकलती है वहाँ से, चूंकि वहाँ थोड़ा नमी रहती है, तो बॉडी पूरी तरह से कंकाल में नहीं परिवर्तित हुई रहती है। उसके कपड़े वगैरह ऐसे थे कि पहचाना जा सके। वहाँ पर हजारों की भीड़ थी, पूरा गांव था, वो बूढ़ी औरत भी थी, वो बूढ़ी महिला भी थी। देखा उन्होंने और दहाड़े मार मार के वो रोने लगी, और जिसने भी देखा उसने कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि ये बूढ़ी औरत वो झूठ बोल रही है अपने बच्चों को बचाने के लिए, कि इस बच्चे को कत्ले के इल्जाम से बचाने के लिए झूठ बोल रही है कि उनका मर्डर हो गया है, लेकिन ये तो सच था और उसकी बॉडी मिलती है। वो महिला जितना रो सकती थी वो बताते हैं वो उतना रोई। अब उनका वो जो आस था, वो विश्वास था कि मेरे बच्चे का कत्ल हुआ, वो क्लियर हो चुका था। वो भी अपना, जबकि वो इतनी बुजुर्ग थी कि वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे उनको भेजने के लिए किराया देना पड़ता था। तो इस पूरे केस में इन्होंने ही पूरा सब रोल अदा किया, संतोष कुमार सिंह जी ने। और उसके बाद ये 3 साल तक वहाँ रहे, एटा के उस जगह पर रहे। 3 साल के बाद जब इनका ट्रांसफर होने को आया, तो वहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने बहुत मतलब विरोध किया कि इनका ट्रांसफर रोका जाए, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ की जो मीडिया थी, मीडिया में भी दिखाया गया, तो अच्छे काम के लिए इनकी बहुत सराहना हुई थी, और बहुत लोगों ने विरोध किया था कि यहाँ से इनका ट्रांसफर ना हो।
और ये बताते हैं कि जब हम निकल रहे थे वहाँ से, तो वो बुजुर्ग महिला को भी कहीं से पता चला कि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा तबादला हो रहा है। तो बुजुर्ग महिला भी वहाँ आई थी और वो भी रो रही थी, उनकी आँख में भी आँसू थे। लेकिन मुझे खुशी थी कि एक बूढ़ी महिला जिसकी बात पे किसी ने भरोसा नहीं किया, मेरे दिल ने माना इस बात को, क्योंकि एविडेंस कुछ नहीं बता रहे थे, कब वो उनके पास सबूत कुछ नहीं थे कि उनका बच्चा नहीं रहा, उसके बच्चे का मर्डर हो चुका है। वो कहती थी मेरी आत्मा कहती है कि मेरे बेटे का कत्ल हो चुका है। और इनकी भी दिल ने ही कहा कि इनकी मदद की जाए, और ये केस जो शायद ही कभी खुल के आता, और इनकी मदद से वो खुल कर के आया। तो सैल्यूट है ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे ऑफिसर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ मिस्टर संतोष कुमार सिंह जी, आईपीएस ऑफिसर को, कि आप जैसे ही ऑफिसर्स की ज़रूरत है हमारे भारत को, और सैल्यूट है उनकी अ, मतलब काम काम करने के तरीके की। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सच्ची कहानी है एटा जिले के आईपीएस ऑफिसर संतोष कुमार सिंह जी की। तो इसके बारे में अगर आप वहाँ से देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसको ये कहानी पता हो। ये कहानी बहुत पुरानी हो सकता है कि आप लोग भूल चुके हों। उनकी पहली पोस्टिंग शायद 1994 के आसपास हुई थी, तब की ये कहानी है। तो कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। ये उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी बताई थी। तो कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नई कहानी के लिए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।